जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का राजसम स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2016 प्राथमिक स्तर परीक्षा क्लास 1 से 5 तक, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए। तो इसका व्याख्या सहित पूरा प्रश्न पत्र का हल लेकर के आ गया हूँ, जो कि 18 सितंबर 2016, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको आज सॉल्व करेंगे, तो इनको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे वो शो हो रहा है। दिया गया है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, बी मानकीकृत परीक्षण, सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न और डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो सबसे इसमें बेहतर जवाब कौन सा होगा, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा सहयोगी प्रोजेक्ट, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे। सहयोगी प्रोजेक्ट की। मानकीकृत परीक्षण की नहीं, तथ्यों पर आधारित प्रत्यात्मक के प्रश्न नहीं देंगे, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न नहीं दे सकते, मानकीकृत परीक्षण नहीं दे सकते। ये वाला क्यों सही है, देखिए इसको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से जान लेते हैं। आंसर में थोड़ा सा इसको अभी विस्तार से बताया गया है कि वाइगोत्स्की अपने समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतः संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। लिखा गया है कि अपनी कक्षा के वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऑप्शन सी है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। तो अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। क्या ये सही जवाब आपको लग रहा है? नहीं, विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होगा तो क्या आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा? नहीं। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी शिक्षकों की फीडबैक प्राप्त हो। सही है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, ये तो गलत नहीं, ये तो गलत है। हमेशा लगभग होना चाहिए, हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में होता रहना चाहिए। ठीक है, आकलन का उद्देश्य पूर्ण होता है तब विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। यानी कि इसमें जो सबसे विशिष्ट आंसर लग रहा है वो बी वाला इसमें सही लग रहा है। ठीक है ना, बी वाला इसका सही जवाब होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है ना, 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। ठीक है, सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक या सुविधादाता। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, सुविधादाता के रूप में। ठीक है ना, इसका डी वाला जवाब जो है वो सही है। बताया गया है डी में, देखिए क्या लिखा गया है कि जो शिक्षक है वह बालक की कमियों को दूर करे। ठीक है,
एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक बालक की कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। ठीक है ना। पांचवा है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका विशेष जवाब अच्छा जवाब होगा। ठीक है ना। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये तो गलत लग रहा है। इसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ये भी गलत है। विद्यालयों पर भाव बढ़ाए देगा, ये भी गलत है। ठीक है ना। डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसमें का ऑप्शन नंबर जो डी है ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पे, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन गलत, अगर गलत पहले लिखा गया तो ये तो सबसे पहले लग रहा है कि ये पहले तो ये बात ही सही है। ठीक है ना। तो गलत वाला जितना भी होगा वो ऑप्शन कट जाएंगे। तो ए और डी तो पहले कट जाएगा। आगे देखते हैं बी और सी में से कौन सा सही है। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। और सी है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तो इसमें क्या है कि अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है यह कथन। तो बच्चों से युक्त कक्षा, यानी बच्चों से युक्त जब कक्षा है तो बच्चे अपने साथियों से अधिक कौशल सीखते हैं, अनेक कौशल सीखते हैं आपस में मिलजुल करके। तो इसका जो बी वाला जवाब होगा वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां, सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ठीक, ये गलत है, ऑप्शन गलत लग रहा है। नियमित विद्यालय में सुनने में असमर्थ बच्चे को कोई ज़रूरी है कि जो विद्यालय मतलब ऐसा हो जिसमें कि श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजना चाहिए। ठीक है, केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उससे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी गलत है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है कि अगर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को सब कुछ उपयुक्त साधन उपलब्ध कराएंगे तो वो भी अच्छा कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका तो सही लग रहा है। डी में देखते हैं क्या लिखा गया कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ये तो डी गलत ही है। ठीक है ना। 9वें पे बढ़ते हैं। 9वां में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये गलत है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, ये सही है। ठीक है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। वह रस्मी व्यवहार करता है और जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। बी को थोड़ा सा अभी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसका क्लियर कर देते हैं आपको कि बी वाला ही इसमें सही क्यों है। प्रतिभावान बालक को कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं लगती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है तथा ऊब जाता है। ठीक है ना। 10वां है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके।
सबसे अच्छा जवाब होगा इसका। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके वह क्या करती है, अधिगम को बढ़ा सकती है, ठीक है ना, शिक्षा को और भी बेहतरीन कर सकती है। उसके बाद 11वां जवाब है, क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, इसका जवाब आप दीजिएगा। लिखा गया है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, ठीक है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ठीक है। इसमें कौन सा जवाब आपको सही लग रहा है? ठीक है, तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, ये तो सही है। बच्चे समस्या समाधान करते हैं, ये भी सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ठीक है। तो इसमें 1 2 3, ठीक है, और 4 में थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि 4 भी हो जाए, ठीक है। तो लेकिन सॉरी इसमें थोड़ा सा अजीब है, देखिए, निष्क्रिय प्राप्त करता है, यहाँ पे मैं सक्रिय होना चाहिए। बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्त करता अगर रहता यहाँ पे, तो ये जो जवाब होता, ठीक है ना, तो ये सही हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पे निष्क्रिय की जगह पे क्या हो जाता, सक्रिय अगर रहता तो ये मान लिया जाता पहला वाला, लेकिन यहाँ पे निष्क्रिय लिखा गया है, तो इस वजह से पहला वाला तो गलत हो जाएगा, लेकिन 2 3 4 इसमें का जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। 12वां को देखते हैं। 12वां लिखा गया है, विद्यार्थियों में संप्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पुराने प्रत्ययों, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, हाँ, विद्यार्थियों में संप्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। दूसरा है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो विद्यार्थियों के संप्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें जो सी वाला है बिल्कुल सही जवाब लग रहा है, ठीक है ना। दंड देना अच्छा नहीं है, उचित बात नहीं है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, ये सही जवाब है। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, ये गलत है। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। जहाँ शिक्षक सारे अध्ययनों में आगे होता है और विद्यार्थियों निष्क्रिय शब्द आते ही तो ये आंसर गलत हो जाता है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, ठीक है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 जो लिखा गया वो ABC में होना चाहिए। तो इसमें बताइए आपके अनुसार कौन सा सही है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, ठीक है, तो पहले से तो भंडारित होगी नहीं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये सही लग रहा है, तो बी वाला तो हो गया। सी वाले को देखते हैं, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि बच्चे में पक्षी के प्रत्यय का विकास हो चुका है, ठीक है। तो इसमें केवल बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि उसमें उसने
किसके बारे में अभी बातें करिए? सिर्फ एक पक्षी के बारे में, ठीक है। पक्षी के बारे में बात करिए तो पक्षी के बारे में वो जो भी अपनी अनुभव को बताएगा वो पक्षी के लिए ही बताएगा ना। तो बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, केवल बी वाला ऑप्शन इसमें स्पष्ट होगा, ठीक है ना। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, ठीक है। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया है। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्यों? देखिए नीचे इसका सारांश भी लिखा गया। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहेगी कि तुम लोग इसे करने की कोशिश करो और तुम लोग सीख जाओगे। इससे विद्यार्थियों को भीतरी प्रेरणा मिलेगी और वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 16वां क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, उनमें चिंता और डर पैदा करके, ऐसा हो नहीं सकता। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से ऐसा नहीं, ठीक है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण कर करके बार बार उनको आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं कर सकती। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे करके, ये शिक्षिका उनमें मदद करके उनको क्या कर सकती है? आंतरिक रूप से उत्प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। ये इनाम वगैरह दे करके कुछ नहीं होने वाला। तो 16 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए 17 का कौन सा जवाब होगा? किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। क्या करना? सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ये जिज्ञासु बनने वाली अगर बात आती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। रट कर याद करना तो सही नहीं है। दंड देना भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, ठीक है। तो सिर्फ अंक पाना एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। सीखने की इच्छा, जिज्ञासु बनना मतलब, ठीक है, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें वो। तो ऑप्शन 17 का ए वाला इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है मेरे अनुसार, ठीक है। एक बार आप भी देख लीजिए। हाँ 17 का ए वाला सही है। 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्ति के सापेक्ष मतलब व्यक्ति जैसा हो उसके अनुसार उसको ज्ञान देना, ठीक है। ये विद्यालय की प्रथा का अच्छा प्रभावशाली उदाहरण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही होगा। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। यह एक अनुकरणीय शिक्षा है। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, ठीक है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? सिर पदाभिमुख का मतलब होता है सिर से पैर की ओर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए, ठीक है। तो प्रारंभिक बचपन का जो समय है, जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय, जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की, ठीक है ना, खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे: आनुवंशिकता और पर्यावरण। यानी आनुवंशिकता मतलब उसको पालन पोषण में, और पर्यावरण मतलब उसके बाहरी पर्यावरण में।
ठीक है। इन दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया उसके परिणाम होंगी। वृद्धि और विकास, वृद्धि विकास तो सही है, ठीक है। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ठीक है। अनुशासन और पौष्टिकता, तो ये आनुवंशिकता और पर्यावरण, तो उसकी आनुवंशिकता मतलब आनुवांशिक, माता पिता आनुवांशिकता में होंगे। और पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब क्या हो गया कि नित्य, नित्य मतलब प्रतिदिन, ठीक है ना, मतलब प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं, क्योंकि उसके माता पिता भी क्या हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो खिलाड़ी हैं माता पिता, इसलिए आनुवांशिकता भी हो गई और पर्यावरण में उसके उसके पर्यावरण में भी उसको सपोर्ट मिलता रहता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? ठीक, तो समाजीकरण के गौरवाहक कौन हो सकते हैं? यानी गौरवाहक समाजीकरण के हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है समाजीकरण? सबसे पहला जो स्थिर होता है वो तो होता है परिवार, और उसके बाद समाजीकरण में हो जाता है विद्यालय, और फिर उसके बाद आपका ग्रामीण इलाका या फिर आपका आसपास पड़ोस के लोग। तो परिवार के बाद, परिवार तो पहला आ गया, और दूसरा पे आ जाता है विद्यालय और पास पड़ोस के लोग, यानी तो विद्यालय और पास पड़ोस, यानी बी वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सटीक आंसर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है क्या? सही जवाब होगा इसका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी इसका बी वाला जो जवाब है उस बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, मैं डायरेक्टली किसी को अपने हिसाब से जवाब नहीं दे रहा हूँ, जानबूझ करके मैं जानबूझ करके आंसर जो इसमें सटीक लिखा गया वही आंसर दे रहा हूँ। मैं आंसर, अगर ऐसा होता है कि कभी कभी मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक है, और फिर क्या होता है कि मैं उसको मिलाता हूँ, मिलाने के बाद फिर पता चलता है कि कभी कभी मेरा माइंड कहीं और काम कर दिया है, तो मैं एक आध गलत कर दिया हूँ, तो उससे अच्छा कि भाई देख करके ही बता दूँ कि सही आंसर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो पेपर सॉल्व कर लिया रहता हूँ उसमें उसको भी मैं देख करके ही बताता हूँ, जबकि मुझे पता होता है कि इसका आंसर ये है, फिर भी मैं जब सामने देख करके बताता हूँ। नहीं, जब सामने होता है तो फिर उसको ओरिजिनल जो होता है वही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सर बार बार देख देख करके बता रहे हैं, ठीक है। जो है सामने उसको मैं सामने से देख करके बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसका आंसर रियलिटी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ताकि पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये दंड आज्ञाकारित अनुकूलन, ये तो गलत है, दंड वाली बात ही गलत आ जाती है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ये बी वाला जवाब बिल्कुल करेक्ट है। आप ईमानदार हैं तो आपको ईमानदार, देखिए इसका थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। यदि आप ईमानदार हैं और आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, यह कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है?
शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय, अब देखिए यहाँ पे निष्क्रिय नहीं है ना, सक्रिय खोजबीन है, तो पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये बिल्कुल सही जवाब लग रहा है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, तो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ये अधिगम के अनुसार, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, तो ये इसमें ऑप्शन ए वाला जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण, ठीक है ना, यानी जीन पियाजे के अनुसार स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, ठीक है, समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सी है साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, डी है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और समायोजन के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, अब कैसा, खोज को प्रोत्साहन देना, नियामक है बी वाला, सी है समावेशन को हतोत्साहित, अब हतोत्साहित अगर कोई वर्ड है तो हतोत्साहित नहीं, समावेशन को अगर प्रोत्साहित करता तो सही होता। आवृत्ति को बढ़ावा देना, आवृत्ति जो होते हैं, ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा में व्यवस्था में शिक्षक आवृत्ति को बढ़ावा देकर अधिगम को सुगम बना सकता है, ठीक है ना। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या बताता है? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत ये बताता है हमें कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं, सभी बुद्धियाँ विकसित हो ऐसा नहीं। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ, मतलब बुद्धिलब्धि यानी IQ परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब लग रहा है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, ठीक है। सही जवाब हमको मिल ही गया, तो डी को पढ़ने की जरूरत क्या है। क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। 29 क्वेश्चन है, 29 नंबर का, थोड़ा सा छोटा करते हैं। लिखा गया है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की की व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, पढ़ लीजिए। लिंग है, लिंग क्या है, लिंग जैविक सत्ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इस तरीके से ये आपका CDP का यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की 30 क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पे होती है समाप्त। अगले क्वेश्चन में हम मैथ्स को लेकर के मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी बस थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। 18 सितंबर 2016 के हम अगले प्रोसेस में अगली वीडियो में मैथ्स के 30 क्वेश्चन को लेकर के थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं।